चलिए यार, आप सबको इस लाइव स्ट्रीम में शुभ रात्रि, बहुत शुभकामनाएं। और इस पुराने वर्ष की विदाई की हार्दिक शुभकामनाएं और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आज हम चल रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 वाक्यों को फिर से ट्रांसलेट करने की विधि बताने के लिए। कल मैं आप सबको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब बात किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो किस तरह से हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद बनाया जाता है। तो वो तो हमने बता दिया, पर एक शब्द और इसमें जुड़ा हुआ है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ना पढ़ता है ना पढ़ते हैं ऐसा शब्द आए तो उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। तो जब कर्ता प्लूरल नंबर का होता है तो उसमें हम हैव हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन का है सिंगुलर नंबर का तो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो चलो इन वाक्य बाई वाक्य हम फिर इसको आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्य जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं साधारण वाक्य में तो हम इनका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए ये सूत्र है, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो कर्म है, अगर बड़ा शब्द है तो अदर वर्ड्सों की अंग्रेजी लास्ट में लिख देते हैं। ये किस तरह के कर्ता के साथ ये फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा जब ही सी इट्स नेम वाले जब कर्ता आ जाएंगे नहीं एक वचन वाले। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम को गृह कार्य लिखना पड़ता है। देखिए पढ़ता है जो शब्द यहाँ पर हम लिखे थे कि पढ़ता है जब आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम सूत्र के अनुसार पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें राम आया, फिर सहायक क्रिया इसमें एक वचन का है, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तो इसमें हैज लिए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, यानी राम क्या करता है, लिखना उसका काम है तो राइट टू। अब ये टू ज्वाइंट वाक्य हो गया। अब गृह कार्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, होमवर्क। तो ये बन गया राम हैज राइट टू होमवर्क। तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस में। अब दूसरा जब कर्ता बहुवचन का हम लेते हैं तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर हैव, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब वही रहेगा। तो हम उदाहरण ले लेते हैं कि मुझे होमवर्क लिखना पड़ता है। तो मुझे होमवर्क लिखने में पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लेंगे तो मुझे यानी मैं या आई, तो आई हमने ले लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब हम हैव लेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट टू। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा होमवर्क। तो ये बन गया आई हैव राइट टू होमवर्क। ये चलिए आपका हो गया अफर्मेटिव में। फिर हम निगेटिव सेंटेंस में ले लेते हैं तो सेम वही चीज रहेगा, इसमें केवल हमको नॉट जोड़ना है। तो चलिए इसमें हम पहले सूत्र ले लेते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये एक वचन कर्ता के साथ। तो एग्जांपल ये कि राम को नहीं सोना पड़ता है, अब इसमें ना का प्रयोग हो गया। तो अब अंग्रेजी बन गई, पहले राम की अंग्रेजी राम, फिर सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है आप हैज लेंगे और फिर नॉट, इसके बाद स्लीप। तो राम हैज नॉट स्लीप, यानी राम को सोना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हमने ब्लैंक्स छोड़ दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसकी अंग्रेजी में आप लिख दीजिए, जैसे रात में नहीं सोना पड़ता तो यहाँ टू नाइट लिख देते। अब चलिए अगला सूत्र लेते हैं बहुवचन के लिए। तो सब्जेक्ट, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बड़ा शब्द है तो अन्य शब्दों की अंग्रेजी हम आगे ले लेंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले लिए कि मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ता है। तो ये मुझे माने मैं या आई, तो ये आ गया आई हैव नॉट गो टू भोपाल। तो ये हो गया आपका प्लूरल नंबर का। आप चलिए तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव को हम लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद। तो इसमें अब आपको देखना है कि सूत्र, ये दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न आता है जो वाक्य के बीच में आता है, एक ऐसा प्रश्न आ जाता है जो वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो जो वाक्य के
बीच में प्रश्न आते हैं तो उनका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में सूत्र पहले दे दिया, हैज सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, एक वचनकर्ता के साथ। जैसे उसे क्या नहीं पढ़ना पड़ता, अब यहाँ पर हो गया है, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है। तो देखिए बीच में क्या शब्द आ गया, तो जब क्या शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखी जाती है। तो पहले हम क्या की अंग्रेजी व्हाट लिख दिए, फिर सूत्र में लिखा हैज, तो हैज की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट ही, क्योंकि उसे, वह, तो ही, अब फिर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया, रीड। अब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, तो ये हो गया व्हाट हैज ही टू रीड, तो उसे क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, ये बन गया। अब दूसरा वाक्य हम इसी में ले लिए कि जिसमें प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में आया हो, तो ऐसा सूत्र हम ले रहे हैं। तो पहले है प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ड्स जो हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या उन्हें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो जो पहले प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते। तो सूत्र में जो दिया है तो पहले हैव लिए, इसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, कर्ता कौन है, उन्हें या वे, तो हम दे ले लिए, तो हैव दे, और फिर टू आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो रीड। अब क्या रीड नहीं करते वो, इंग्लिश। अब ये बन गया हैव दे टू रीड इंग्लिश। इस तरह से ये तीनों वाक्यों का अनुवाद, जहां पर आपको हैव और हैज का प्रयोग करना पड़ता है, विशेष ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हैज और प्लूरल के बाद साथ हैव का प्रयोग करना है। इस तरह से इस नियम को आप सीखिए, पढ़िए। जहां पर कोई समस्या आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करिए और उसे हम समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।